उन्होंने ये लेक्चर लेट लेने शुरू किए हैं वो कोशिश करें ईद की छुट्टियों में ख़त्म करें। ये 4 छुट्टियां जो ईद की हैं, तो प्लीज़, और ज़्यादा गुंजाइश नहीं है फिर आगे। फिर अब क्या करेंगे फिर बाद में आप लोग। ओके, पेज नंबर निकाल लें जी 1025। पहले पास पेपर क्वेश्चन 5 कर लें, जो हम कर रहे थे उसको ख़त्म कर लें पहले। पॉइंट 3, पेज 1069। RI हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 million। RI ने एक ब्रांड खरीदा है 2 million का। द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2011। जून 2011 में ये आपने कॉस्ट इनकर की थी। मेरे ख्याल से ये किताब ज़रा मोटी है, तो इसके नीचे जब दूसरी पतली साइड वाली ये खोल के दिखाओ ज़रा किताब कैमरे की तरफ। तो ये लेफ़्ट साइड अब आपको बहुत पतली लग रही है, तो लेफ़्ट साइड पे किसी सफ़े पे कुछ लिखना हुआ तो नीचे उसके कोई किताब और चीज़ रख लीजिएगा, वरना फिर ये मसला करेगा। RI has acquired a brand at a cost of 2 million. The cost was incurred in the month of June 2011। जून 2011 कौन सा साल है? हमारा साल है, पिछला साल है? हमारा साल है। हमारे साल में ये कॉस्ट इनकर हुई है। और एक्वायर्ड को अंडरलाइन कर लिया। एक्वायर्ड ब्रांड को क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है या नहीं करना होता? एक्वायर्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? एक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें नोट करते रहा करें ज़रा सवाल में, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। द लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years। ब्रांड की लाइफ 10 साल है। करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड। अभी कोई एक्टिव इतनी मार्केट नहीं है इसकी, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह हम मार्केटिंग करेंगे तो मार्केट एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक्टिव मार्केट नहीं है तो आप कहें 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था या हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो परचेज वाला ब्रांड है। परचेज को तो हमेशा ही कैपिटलाइज करते हैं। कहते हैं अभी इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस ब्रांड की मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। वैसे भी शुरू वाले दिनों में कौन ब्रांड को जानता होता है। तो लिखें, द ब्रांड बीइंग एन इंटेंजिबल विल इनिशियली बी measured। The brand being an intangible will initially be measured at its cost of rupees 2 million, and it will be amortized over, क्या लिखेंगे जी? ओवर कितने? इसको इस तरह लिख के आया करें पेपर में, ओवर इट्स फाइनेट यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। फाइनेट, इनडेफिनेट का ऑपोजिट डेफिनेट नहीं है। इनडेफिनेट का ऑपोजिट हम लिया करेंगे फाइनेट। फिनिट जिसे आप कहते हैं, फाइनेट बस कहते हैं, पता नहीं। तो इट विल बी amortized over its finite useful life of 10 years। So P&L will show an amortization expense of rupees जी बताएं, 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7/12। जून है ना, इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जुलाई तो नहीं है, तो जून में फिर शुरू में लिया होगा, दरमियान में लिया होगा, पूरा महीने का जी। कितनी? हाँ जी, नहीं 0.13 कर लें। 1 2 क्या है आगे? 1 1 से, अच्छा ठीक है। तो amortization P&L will show an amortization of 0.12 million। इसको आप लिख सकते हैं एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट करंटली वी मे टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट। एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट करंटली, इंडिकेटर हो सकता है ये,
ये उन 3 में से तो नहीं है ना जिनको अमोर्टाइज नहीं करना है, इसको तो अमोर्टाइज किया, लेकिन चले इंडिकेटर समझ लें। एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट, सो वी मे टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट। जब भी आपने लिख के आना ना पेपर में वी मे टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट, तो आगे क्या लिखना है? बाय कंपेयरिंग द, हाँ, कैरिंग अमाउंट विद द रिकवरेबल अमाउंट, बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट विद द रिकवरेबल अमाउंट। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये मार्क्स देने वाली होती हैं। बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट विद द रिकवरेबल अमाउंट। पॉइंट 4, इन सितंबर 2010, हमारा साल खत्म होने से कुछ 4 महीने पहले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी हमारा साल नहीं, ये तो पिछला साल है, बल्कि पिछले साल, इन सितंबर 2010 RI डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज्ड इट एज एन इंटेंजिबल। RI ने एक न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस किया है और इसको इंटेंजिबल के तौर पे कैपिटलाइज कर लिया है एट ₹7 मिलियन। कैपिटलाइज्ड, ठीक है, कर चुका है पिछले साल कैपिटलाइज। न्यू प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू हैव एन इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, और इसकी लाइफ मालूम नहीं है, इनडेफिनिट है। इनफाइनेट असल में कोई लफ्ज नहीं है, इनडेफिनिट यानी मालूम नहीं हो सकती। इनफाइनेट नहीं कि करोड़ों साल चलती रहेगी, इनडेफिनिट मालूम नहीं हो सकती, मतलब 100 साल, 80 साल, 200 साल, पता नहीं कितनी है। इस साल हमने फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया 3 मिलियन ऑन द न्यू प्रोसेस, इस न्यू प्रोसेस पे। पिछले साल इसका नाम था न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, इस साल इस पे दोबारा खर्चा किया है। वो खर्चा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि पिछले साल भी कैपिटलाइज कर दिया था 7 मिलियन, और इस साल फर्दर डेवलपमेंट इस पे की है, तो इसको पिछले साल नामुकम्मल डेवलपमेंट कहना मुनासिब नहीं है। बस पिछले साल कैपिटलाइज कर दिया था, डेवलप्ड लिखा हुआ है, डेवलप्ड, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, RI डेवलप्ड, ये इज डेवलपिंग, डेवलप, इसका मतलब है पिछले साल ऐसा मुकम्मल हो चुका था। इसके अलावा पूरे सवाल में और कोई इंडिकेशन नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि पिछले साल मुकम्मल हो चुका था। अब एक क्लास है, उस क्लास में हमने पीछे से दीवार निकाल के 4-5 बेंच और लगा दिए, तो इसको क्या कहते थे आप IS 16 में? सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। एक बस है, उसके अंदर दरमियान में फोल्डिंग सीट्स लगा दी। पहले आप क्वालिटी कॉन्शियस थे, फोल्डिंग सीट नहीं लगाई हुई थी, फिर आपने कहा चलो भाई चेक के रखो, आपने फोल्डिंग सीट्स लगा दी, तो जाहिर बात है उसको फिर कैपिटलाइज किया जाएगा क्योंकि उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा, तो इस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया जाएगा। तो लिखें, द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 3 मिलियन incurred in this year the subsequent development expenditure of 3 million incurred in this year will be capitalized as an intangible बताएं, because it meets the, हाँ लिखें लिखें, because it meets the recording criteria। however कहाँ से आ गया? because it meets the recording criteria। further the SOFP balance sheet, the statement of financial position, will show the asset at a cost of rupees 10 million. That is 7 plus 3. In SOCI, no amortization will be charged. In SOCI, no amortization will be charged. आगे बताएं, as it has indefinite useful life.
हाँ, लीगल लाइफ से कंपेयर करेंगे अगर दी हो, लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस हमने खुद डेवलप किया तो इसमें फिर लीगल राइट तो कोई होगा नहीं ना लीगल लाइफ, तो इसलिए उस साइड पे जाने की जरूरत नहीं। लीगल लाइफ तो आमतौर पर लाइसेंसेस की होती है और एज इंडेफिनिट यूज हो रहा है। और क्या लिख के आएंगे? हाँ, वी मस्ट टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट by comparing the carrying amount with recoverable amount. अच्छा जी, आगे चलें। क्वेश्चन 6, ओपन लिमिटेड commenced research work on a new product on यकम जुलाई 2013 and entered the development phase. And entered the development phase on यकम जुलाई 14। अच्छा, हमारा ईयर एंड है 30 जून, हमारा ईयर एंड है 30 जून, हमारा ईयर एंड है 30 जून 14, नहीं, हमारा ईयर एंड है 30 जून 15। तो हम खड़े हैं 30 जून 15 में। ओपन लिमिटेड कमेंस्ड रिसर्च वर्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जुलाई 13। पिछले साल इसने रिसर्च वर्क शुरू किया था और डेवलपमेंट फेज में कब एंटर हो गया? यकम जुलाई 14। रिसर्च कब शुरू हुई? डेवलपमेंट इन दिस रिसर्च फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू CWIP। क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हैव बीन मेट। क्राइटेरिया इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का हैव बीन मेट व्हेन? हैव बीन मेट, ये क्राइटेरिया पूरा हुआ है डेवलपमेंट का कब? तो इसका मतलब है फिर पहले दिन से ही जो डेवलपमेंट चल रही थी वो अच्छी वाली थी, पहले दिन से जो डेवलपमेंट चल रही थी वो अच्छी वाली थी। एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी 15, और कमर्शियल प्रोडक्शन फिर यकम जनवरी 15। अगर लिखा होता ना द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनल हैव बीन मेट ऑन यकम अगस्त 14, अगर इस तरह लिखा होता तो फिर हम 3 फिगर्स हाईलाइट करते, ये फिर हम कहते रिसर्च और डेवलपमेंट टोटल इतना अरसा चली है, उसमें इतना अरसा रिसर्च चली है, सॉरी, रिसर्च और डेवलपमेंट पूरा का पूरा इतना अरसा चली है, ये लिखते। लैब इतना अरसा खुली रही है ना, 1.5 साल लैब इतना अरसा खुली रही है, उसमें ये रिसर्च फेज है, ये बुरी वाली डेवलपमेंट फेज है, और ये 3 स्टेप्स में हुआ है ना फिर। लेकिन अभी ये लाइन नहीं लिखी हुई ऑन यकम अगस्त, इसलिए फिर मेरी लाइन ऐसे आएगी, ये क्या मतलब? लाल लाइन से मैं आपको शो कर रहा हूं 1.5 साल प्रोजेक्ट चलाए, लाल लाइन से मैं आपको शो कर रहा हूं यकम जुलाई 13 से यकम जनवरी 15, 1.5 साल प्रोजेक्ट चलाए, उसमें 12 महीने क्या हुई है?
आसान बात है ना, ऐसे परेशान तो ना हो ना, इससे तो ना देखें। ये देखें 1.5 साल प्रोजेक्ट चला है, उसमें 1 साल रिसर्च हुई है और 6 महीने यानी यकम जुलाई 14 से यकम जनवरी 15 तक डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट ऑब्वियसली कौन सी वाली है? अच्छी वाली है, जो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या कर रही है? मीट कर रही है। ओके, commercial production started from यकम जनवरी 15. It is estimated that related product would have a shelf life of इसका ये अंदाजा लगाया गया कि रिलेटेड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है कितने साल होगी? 10 years। ये इसकी भी फाइनाइट लाइफ है, इनडेफिनेट लाइफ नहीं है। ओके चले, ये खर्चा किस साल हुआ है? ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब मैं इसको कैसे 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 अलग करूं, कितनी रिसर्च है कितनी डेवलपमेंट है, ये बताएं कैसे अलग करूं? देखें पिछले साल हुई ही रिसर्च है 30 जून 14 तक, क्योंकि डेवलपमेंट फेज ही यकम जुलाई 14 को शुरू हुई है। और टैक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ, टैक्स में आपको अच्छी तरह याद था, यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 वाले साल को कहते हैं 30 जून 15। तो ये रिसर्च चलती रही पिछला साल, और हमारे साल क्या चली? डेवलपमेंट चली। तो अब ये डेवलपमेंट कितने अरसे की है? एक्सेलेंट, 6 मंथ्स की है। असल में ये टोटल खर्चा 1.5 साल का है, लेकिन हमें इसे डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय कुछ करने की जरूरत नहीं है। वजह क्योंकि सारी की सारी अच्छी वाली डेवलपमेंट है, सारी अच्छी डेवलपमेंट है, यकम जुलाई 14 से यकम जनवरी 15। तो ये जी हमारा यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 पिछला साल, ये फेज हमारी रिसर्च की चली है जो हम येलो लाइन से बनाते हैं, रेड लाइन से बुरी डेवलपमेंट हम बनाते हैं, और ग्रीन लाइन से अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो यहां तक हमारी यकम जनवरी 15 तक अच्छी वाली डेवलपमेंट चली है। तो ये 8 मिलियन का खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, और ये 12 मिलियन का खर्चा कैपिटलाइज होगा। 8 मिलियन का खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, 12 मिलियन का कैपिटलाइज होगा। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ये हमेशा एक्सपेंस में जाएगा। कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट जी, इसका मैं भी बताता हूं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ट्रायल रन को हम एसेट की कॉस्ट में डालेंगे, और सैंपल्स वगैरह बनाने की कॉस्ट को भी एसेट की कॉस्ट में डालेंगे। अच्छा, अब ये जो लैब इक्विपमेंट है ये लैब में पड़ा हुआ है, तो लैब में पड़ा हुआ इक्विपमेंट हेल्प आउट कर रहा है हमारे इनटेंजिबल को बनाकर देने में। मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले आपको एक मिसाल दें, वी कंस्ट्रक्टेड कैंटीन, कॉलेज वाले कहते हैं हमने कैंटीन की बिल्डिंग बनाई। वी कंस्ट्रक्टेड कैंटीन बिल्डिंग यूजिंग जनरेटर, जनरेटर चलाना पड़ा उसके लिए क्योंकि ऊपर काम हो रहा था, फॉर 2 months, 2 महीने हमने जनरेटर इस्तेमाल करके ये किया। जनरेटर की कॉस्ट है 60,000, और जनरेटर की लाइफ है जनरेटर की 10 years। आप बताएं जनरेटर की डेप्सन की एंट्री क्या होगी? जी, जनरेटर की कॉस्ट लाइफ क्या जवाब आ गया? 6,000। लेकिन 6,000 का का 2/12 हम कैपिटलाइज करेंगे, कितना आएगा? और 6,000 का 10/12
हम खर्चे में डालेंगे कितना? अकोमोडेशन किसकी? जनरेटर की। अगर कोई एसेट अपनी वैल्यू लूज करके दूसरे एसेट को बनाने में हेल्प करे तो उस एसेट को क्रेडिट करके दूसरे एसेट को डेबिट कर दें। ये असल में अगर अकोमोडेशन अकाउंट ना बन रहा तो जनरेटर अकाउंट डायरेक्ट ही क्रेडिट होता ना बुक वैल्यू के ऊपर। तो जनरेटर को कम करके बिल्डिंग को बढ़ा दें, जनरेटर को कम करके बिल्डिंग को बढ़ा दें। ये मिसाल नोट करनी है, ये ठीक है, कोई मसला नहीं। जनरेटर के पेट्रोल का एक्सपेंस भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। 2 महीने जनरेटर सिर्फ इसलिए चला कि क्लासें बंद पड़ी थी तो कैंटीन बनाने में इस्तेमाल हुआ। तो लिखें, अगर इसको नोट करें, वन एसेट a PPE is used in constructing another PPE. चलें, तो कभी कभी डेप्रिसिएशन ऐसा भी होता है कि P&L में नहीं जाती, डायरेक्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है। अच्छा जी, रिसर्च 8 मिलियन पहले साल जो खर्चा होगा। अच्छा, अभी हमने जो लैब इक्विपमेंट खरीदा है, ये लैब इक्विपमेंट हमने खरीदा है इधर, यहां पे कहीं पे लैब इक्विपमेंट यहां खरीदा है, ये कम जनवरी 14 को। लैब इक्विपमेंट 6 महीने इस्तेमाल हुआ जब येलो वाली फेज चल रही थी। टोटल तो 5 साल इस्तेमाल होना है लैब इक्विपमेंट। ये देखें लिखा हुआ डब्बे के नीचे इसकी लाइफ। लैब इक्विपमेंट 6 महीने इस्तेमाल हुआ जब लैब में साइंसदानों को तनख्वाहें दी जा रही थी क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे। इस अरसे में तो लैब इक्विपमेंट था ही नहीं हमारे पास। लैब इक्विपमेंट 6 महीने इस्तेमाल हुआ जब रिसर्च फेज चल रही थी। लैब इक्विपमेंट 6 महीने इस्तेमाल हुआ जब अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज चल रही थी, और लैब इक्विपमेंट 6 महीने आइडल पड़ा रहा जब लैब बंद पड़ी थी। डेप्रिसिएशन तो उस अरसे की भी चार्ज करेंगे। इस डेप्रिसिएशन को P&L में डालेंगे क्योंकि रिसर्च को P&L में डाल रहे हैं। द डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट
of research phase will be charged to P&L. However, the depreciation of lab equipment from Yakam July 14 to Yakam January 15 relates to development phase, which will be capitalized in intangible. However, the depreciation relating from Yakam January 15 to 30 June 15, when the lab equipment is already when the product is already commercially launched, तो वो idle पड़ा हुआ उधर, that will also be charged to P&L. बहरहाल ये तो भी सारी बातें हम लिख के आएंगे. ओके, जनरल एंट्रीज करें वैसे ही तरह. 2000 सवाल का रिक्वायरमेंट नहीं है. 2014 और 30 जून 2015 जी. रिसर्च की एंट्री, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट जी. और लैब इक्विपमेंट की एंट्री पीपी डेबिट कैश क्रेडिट. अच्छा, अब ये पीपी कब खरीदा है? यकम जनवरी 14. और हमारा साल कब खत्म हो गया है? 30 जून 14. तो फिर डेप्सियन को डाल दें इधर. डेप्सियन डेबिट, अकाउंट डेप्सियन क्रेडिट. 4 डिवाइडेड बाय 5. ये कब से कब तक के डेप्सियन चार्ज करने लगे आप? जनवरी से जून तक की जी. 0.4. ये 2014 के एंट्रीज हैं. अब 2015 की तरफ आ जाएं. जी. डेवलपमेंट के बारे में बताएं. अस्सलाम वालेकुम. जरा 3 मिनट पॉज करना. इंटेंजिबल रिकॉर्ड करें 12 मिलियन पे. डेवलपमेंट फेज 12. इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट. इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट. आगे चलें. ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से? 0.9. आगे कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट 4, उसकी डेप्सियन चार्ज कर दें. आप पहले ट्रायल रन की एंट्री कर लें. इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट. इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट जी. 0.6. अब डेप्सियन की एंट्री करें जरा. करें एंट्री करें. डेप्सियन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट जी. डेप्सिएशन कॉस्ट लाइफ पूरे साल के डेप्सियन
0.8। अच्छा, अब इसमें से जो डेप्रिसिएशन है पहले 6 महीने की, जो डेप्रिसिएशन है पहले 6 महीने की, उसको डाल दें इंटेंजिबल की कॉस्ट में, और जो डेप्रिसिएशन है अगले 6 महीने की, उसको डाल दें एक्सपेंस में। जी, पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन, बस 6/12 ही करना है, तो 0.4 और 0.4। असल में ये लास्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन है और ये फर्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन है। अब आखिरी एंट्री बताएं। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करें, इसकी लाइफ 10 साल है। जी, कॉस्ट बताएं एसेट की। 12 प्लस 0.6 प्लस इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, क्योंकि 31 दिसंबर को वो हुआ, इंटू 6/12। ये देखें, ये एसेट अवेलेबल हुआ है यकम जनवरी 15 को, तो यकम जनवरी 15 से हमारा ईयर एंड 30 जून 15, तो 6 मंथ्स। जी, जवाब 0.65। बोलें, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा जी, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। एक बार तसल्ली से जरा सवाल दोबारा देख लें। ओपल लिमिटेड ने रिसर्च शुरू की है यकम जुलाई 13 को, और डेवलपमेंट फेज शुरू कर दिया यकम जुलाई 14 को। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, इसलिए ये फिर रिसर्च फेज में हुआ, ये सारा डेवलपमेंट। ये 6 महीने का खर्चा, लेकिन इसको डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 इन द लाइट ऑफ IFRS। ऊपर वाले को डिस्कस करें इन द लाइट ऑफ IFRS, सारे को डिस्कस करें इन द लाइट ऑफ IFRS। अच्छा, डिस्कशन किस साल की चाहिए? सिर्फ 2015 की। तो किस साल की डिस्कशन नहीं चाहिए? 2014 की। 2014 की डिस्कशन नहीं चाहिए। ओके, अब 2015 में आप लिख के आए 12 से शुरू करें। The expenditure of rupees 12 million incurred from stick. The expenditure of rupees 12 million incurred from यकम जुलाई 14 टू, इधर आगे आके देखिए कहीं पीछे बढ़ी, फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू यकम जनवरी 15 relates to
development phase where according criteria were met. ये ना अरसा लिखना होता है कि अपने सोल्यूशन में लिख रहे हैं कि सरसे में क्या हुआ. Relates to development phase where according criteria was met. So it will be capitalized as an intangible. इसको कैसे कैपिटलाइज किया जाएगा? एज एन इंटेंजिबल. ओके. स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट. स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट will be charged to P&L. Staff training cost will be charged to P&L. Cost of trial run. Cost of trial run will also be capitalized. Further, depreciation बोलेंगे डेप्रिसिएशन कौन सी वाली? हाँ, फर्दर डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट. इधर देखें, फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू यकम जनवरी 15. फर्दर क्या चीज? हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू यकम जनवरी 15, which relates to development phase, which relates to development phase, should be capitalized at rupees 0.4 million. ब्रैकेट में कैलकुलेशन शो करें. ऐसे should be capitalized at rupees 0.4 million. Okay, next. अब क्या रह गया डिस्कशन में? क्या रह गया बताएं? ये 12 डिस्कस हो गया, ये 0.9 डिस्कस हो गया, ये 0.6 डिस्कस हो गया, इस 4 की 6 महीने की डिडक्शन डिस्कस हो गया. अब क्या रह गया? नहीं, अमोर्टाइजेशन नहीं. अभी ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन लैब इक्विपमेंट की P&L में डालनी है, लेकिन इस डिस्कशन को विशाखा आप एंड पे रखें. फिलहाल इंटेंजिबल की कॉस्ट निकाल दें. सो इंटेंजिबल will initially be measured at its cost of, बोले, at its cost of, ये तीनों फिगर्स आपने ऊपर निकाली हुई है. 12 जमा 0.6 जमा 0.4.
इज इक्वल टू 13 मिलियन। इनिशियल मेजरमेंट किसके ऊपर होगी? एट कॉस्ट। So will initially be measured at its cost. Okay. Next. अब लिखें the depreciation of lab equipment after development phase that is from यकम जनवरी 15 टू 30 जून 15 will be बोले चार्ज टू P&L। आगे हाँ जी, इन SOCI an amortization expense of intangible will be charged by amortizing it over its finite life of 10 years। आप बताएं जी amortization कितनी बनेगी इसकी? अब कैलकुलेशन यही वाली कर दें, 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 बाय 12। अच्छा, अब एक बात यहां पे लिख के आए, वो बताएं क्या है 2015 के बारे में। स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में नहीं लिखा, लिख देना चाहिए, लिख दिया हुआ है। हाँ एक्सेलेंट, ये देखें ये एरर हुई हुई है सवाल में। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस 13.5 और 12 वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू CWIP। देखें उसने एंट्रीज क्या की हैं, ये है ओरिजिनल एंट्रीज। इसके बदले उसने रॉन्ग एंट्री क्या की है इस साल उसने एंट्री की है CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 12 से कैश 12 से। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर डेबिटेड टू CWIP। फॉलोइंग खर्चे CWIP में डेबिट कर दिए गए हैं। और इस साल उसने क्या रॉन्ग एंट्री की है? CWIP डेबिट, ये तो पिछले साल की थी ना, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 13.5। याद रखिएगा अकाउंटेंट कभी कैश की एंट्री नहीं भूलता। कैश जब इन्वॉल्व हो जाता है ना तो अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। हाँ डेप्सियन की एंट्री भूल सकता है, ये डेप्सियन अमोर्टाइजेशन की एंट्री भूल सकते हैं, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, क्योंकि कैश जब दराज से देना होता है तो फिर उसकी एंट्री कर देता है। वो कहता है इसकी जगह ये एंट्रीज हो गई हैं।
अब एक छोटी सी बात देखे आ जाए, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसने बस पूछी हुई है, इसमें कोई अब ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। अब आप कहें देयर फॉर द CWIP अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड रेलिवेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। देयर फॉर कहां से आ गया? अगला पैरा जरा लिखें। द CWIP अकाउंट should be debited, so should now be debited नहीं, बताएं should now be credited। and relevant accounts should be debited। वैसे ये एक बात देखें, असल में छोटी सी एक और बात अगर आप डाल के आए कि अपने सोल्यूशन में नहीं डाली हुई, ये देखें CWIP अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड रेलिवेंट अकाउंट से मुराद है इंटेंजिबल एक्सपेंस और इंटेंजिबल शुड बी डेबिटेड एंड फर्दर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन शुड बी चार्ज्ड। उसने तो सिर्फ कैपिटलाइज करके छोड़ दिया है, उसने अभी तक CWIP में रखा हुआ है, इसलिए अगर ये लाइन भी डालें तो बड़ा मजा। इधर देखें, असल में ये एंट्री इसके वर्सेस में है 13.5 13.5, ये इसके वर्सेस में, ये तो टोटली स्किप कर गया वो। एंड फर्दर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन शुड बी चार्ज्ड, ये भी लिखा है साथ में, बेहतर होगा। अब एक और चीज बताएं, जो एक और चीज बताएं जो रहेगी, इंपेयरमेंट तो भाई कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है ना, और इंडेफिनेट लाइफ नहीं है, इसलिए कोई ऐसा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, जी पिछले साल पीपी की बजाय CWIP डेबिट हो गया, पिछले साल भी गलती हो गई है। आगे चलें, फिर आप बताएं क्या करना है, आगे बताएं क्या करना है। कोई लफ्ज बोला है ना जो हमने लिखना है पेपर में किसी और स्टैंडर्ड का? कौन कौन से स्टैंडर्ड पढ़े थे? IS 16 R1 में पढ़ा था, और IS 8 का क्या नाम था? क्या? अकाउंटिंग एरर्स, एस्टिमेट्स एंड, अच्छा IS 8 इन एरर्स को भी डील करता था, ये जो एरर्स हुई हैं IS 8 इन एरर्स को तो डील नहीं करता था। IS 8 तो पता नहीं, अब ये बहुत पुराना स्टैंडर्ड कहाँ पढ़े में, मुझे मिल जाए तो ये बात है। ये कितने इधर कोई IS पढ़े में, IFRS ये पढ़े में, ये पढ़े में IS लो जी, साडा IS 8 ही गायब है। ओहो, IS 8 डील करता था भाई प्रायर ईयर एरर्स को। IS 8 किसको डील करता था? प्रायर ईयर एरर्स को। IS 8 डील करता था प्रायर ईयर एरर्स को, करंट ईयर एरर्स को डील नहीं करता था। तो हमारे सवाल में वो कह रहे हैं कि आप 15 की डिस्कशन करो और 15 में खड़े होके पता चले कि 14 में भी ये सारा CWIP में डाल दिया है, हालांकि ये एक्सपेंस था और ये पीपी था। 14 में तो इंटेंजिबल बनना ही नहीं शुरू हुआ था, 14 में तो डेवलपमेंट फेज शुरू ही नहीं हुई थी। तो IS जब सवाल में कहे ना कि 15 में खड़े होकर 14 में गलती हो गई है, ये देखें 14 में गलती हो गई है, 15 में खड़े हैं, 14 में क्या हो गई है? गलती। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड। अच्छा, ये ना कहिएगा ये गलती इस साल हुई है 15 में। भाई जब ये खर्चा 14 में हुआ था तो 14 में कैश क्रेडिट करके कुछ ना कुछ डेबिट तो किया होगा ना। तो ये इस लाइन का ये मतलब है, इंस्टेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड
13.5 was debited in 15 and 12 was debited in 14। तो अब लिख के आए, इन 2014 CWIP should not have been debited, rather following treatments should have been made। CWIP डेबिट नहीं होना चाहिए था, rather following treatments should have been made। Research expenditure of 8 million, research expenditure of 8 million, बोलें क्या करना है इसका? हाँ, रिसर्च में 8 million should have been charged to P&L। लिखा करें इसकी रीजन, बिकॉज IS 38 प्रोहिबिट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च, because IS 38 prohibit the capitalization of research। And lab equipment should have been capitalized as a PP, इसको डेबिट होना चाहिए था, पिछले साल की मैं चीजें बता रहा हूं। एंड लैब इक्विपमेंट शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज अ PP। इंडक्शन on it relating to research phase, induction on it relating to research phase from 1 January G 14 to 30 June 14 should have been charged to P&L। डिडक्शन कहां चली जानी चाहिए? P&L में। ओके, now by applying IS 8 prior year error should be adjusted by debiting
बाय डेबिटिंग द रिटेन्ड अर्निंग, कितनी फिगर से, बाय डेबिटिंग द रिटेन्ड अर्निंग बाय रुपीज 8.4। असल में खर्चा कितना बढ़ाना है पिछले साल का, IAS 8 में आप यही करते थे ना, प्रायर ईयर में खर्चे को 8.4 से बढ़ा दो, खर्चा बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। बाय डेबिटिंग द रिटेन्ड अर्निंग बाय 8.4। अच्छा, क्या तो मजदूर काम करते रहे ना रात को। देखते हैं कोई हमारे सॉल्यूशन में चीज ऐसी मिस होगी हो, स्किप होगी हो। Since the new product met all the criteria of development, intangible should have been recorded at 13 million। 13 million का वो ब्रेकअप जो हमने ऊपर दिया था उसने नीचे दे दिया है। Cost of 12 million should have been capitalized। Depreciation on lab equipment should also be capitalized in cost of trial। Amortization, since the product has a shelf life of 10 years, the amortization expense amounting to इतने charge of P&L। Lab equipment cost should be capitalized as tangible as it is having a useful life of more than 1 year, depreciated over 5 years। IAS 38 does not allow the capitalization of costs relating to research work. Therefore, these costs should be charged to P&L in the period. However, research cost of 8 million deduction for research phase pertain to last year. Therefore, comparative figures for the last year should be restated। ये लफ्ज डाल दें। For this, we will restate the comparative figures of year end 30/6/14। For this, we will restate the comparative figures for year ended 30/6/2014। बाकी ठीक है। Okay, now come on, page 1077, question 19। बना लो दूसरा।